वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाय शुभम सर में। आज हम बात करेंगे पीसीएस का एग्ज़ाम जो आपका 2012 में कंडक्ट कराया गया था, उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसका भाग फर्स्ट हमने देख लिया था, अब देखेंगे हम भाग सेकंड। इसका जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट फर्स्ट एवं स्टार्ट सेकंड संधियाँ हस्तांतरित की गई थी। तो ये की गई थी आपकी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किए गए थे। तो ये किए गए थे आपके 12 अक्टूबर 1993 को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है कि कब किए गए थे, 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को कहाँ स्थित है मानवाधिकार आयोग भारत का? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान में जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा। ये आपको ध्यान करते हुए चलना है चीज़ें। इसके अलावा मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस अभी मनाया गया है रिसेंटली, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार से संबंधित 30 अनुच्छेद जारी किए गए थे। कितने अनुच्छेद? 30 अनुच्छेद। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत, यानी कि आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या है, ब्रेटन वुड्स समझौता ये हुआ था आपका 1944 में। इसी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत आपका इंटरनेशनल मोनेटाइजेशन फंड या फिर आईएमएफ, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और इसके अलावा इसी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत विश्व बैंक की स्थापना भी हुई थी 1944 में। विश्व बैंक को ही आप बोलते हो आईबीआरडी। आईबीआरडी किसे बोला जाता है? विश्व बैंक का ही दूसरा नाम है आईबीआरडी। आईबीआरडी का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आपको ध्यान रखना है आईबीआरडी या फिर विश्व बैंक, इसकी स्थापना भी 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ही हुई थी। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका आईएमएफ है इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और जो आपका विश्व बैंक है उसका मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और आपका आईबीआरडी का मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये आपको ध्यान करते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है आपका कि जो आपका ये हुआ था आईएमएफ, ये जो आईएमएफ है ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो आपका एसडीआर होता है, एसडीआर होती है आपकी स्पेशल ड्राइविंग राइट, यानी कि आपकी ये कृत्रिम मुद्रा है। इसको कौन जारी करता है एसडीआर को? तो एसडीआर को भी आपका आईएमएफ जारी करता है। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क को स्थापना कब हुई थी? तो जो आपका ये सार्क है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7-8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 7-8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई थी 7-8 दिसंबर 1985 को? ढाका, बांग्लादेश में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क का जो पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो सार्क का पहला सम्मेलन आपका 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था और यहीं इसकी स्थापना हुई थी। और जो आपके सार्क में 8 सदस्य आते हैं, 8वां सदस्य है आपका अफगानिस्तान। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो वर्तमान में सार्क का मुख्यालय है, तो वर्तमान में सार्क का मुख्यालय आपका स्थित है वाशिंगटन नहीं सॉरी काठमांडू, नेपाल में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है फैक्ट्स। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब हम देख लेंगे क्या है इसमें, कि जो आपकी राज्य की जो विधानसभा है जो आती है आपकी आर्टिकल 170 में, ये क्या करती है? आपकी जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं आपके विधान, कौन कौन लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग? जो आपके राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो लेते हैं भाग। और जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो लेते हैं भाग। इसके अलावा जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है इसमें भी राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें कौन लेते हैं भाग? इसमें लेते हैं आपके दोनों सदनों के सदस्य। और इसमें निर्वाचित भी नहीं चाहिए होते राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है। और इसके अलावा जो राज्य विधान परिषद, जो ये राज्य विधान परिषद है ये तो आपकी बनती है विधानसभा के सदस्यों से। विधानसभा के जो 1/3 सदस्य हैं उन्हीं से आपकी विधान परिषद बनती है। तो ये भी आता है इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा नहीं होगा? ये नहीं होगा, ऑप्शन बी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये होता है आपका संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं आपके उपराष्ट्रपति जी को। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग आता है आपका अनुच्छेद 324 में। और भारत में जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो भारत में आपकी निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए भारत में 25 जनवरी को
भारतीय निर्वाचन दिवस मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को आपकी निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। कहाँ स्थित है भारत का निर्वाचन आयोग? नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो है आपके सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा आपके 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वो जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? आपके सुकुमार सेन। ये आपको ध्यान करते हुए चलना है। जो आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वो आता है आपका उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जो आपका इसके प्रथम राज्यपाल पूछा गया तो आपके ऑप्शन डी। यहाँ से आप क्या क्या याद रखेंगे? जो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे वो थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। जो आपके दूसरे राज्यपाल थे वो थे आपके सुदर्शन अग्रवाल। जो आपके तीसरे थे वो थे आपके BL जोशी। जो आपके चौथे थे वो थे आपके मार्गरेट अल्वा। पांचवे थे आपके अजीज कुरैशी। छठे थे आपके कृष्णकांत पाल। और जो आपकी सातवीं थी वो थी आपकी बेबी रानी मौर्य। और जो अभी वर्तमान में आठवें हैं आपके, अभी नए बने हैं, वो हैं आपके गुरमीत सिंह। कौन है आपके? गुरमीत सिंह है वर्तमान में उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी आपकी मार्गरेट अल्वा जी। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकाय शासन की संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये दिया गया था आपका 73वां संविधान संशोधन। तो आपका पंचायती राज से संबंधित है। ये दिया गया था ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन। यहाँ पे भी आप देख लेंगे थोड़ा सा, जो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वां। इसके अलावा जो आपका 73वां संविधान संशोधन है ये संबंधित है आपका पंचायती राज से। कब हुआ? 1992 में। और ये लागू कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपका 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ और 1993 में ये भी लागू हुआ। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो 11वीं अनुसूची है इसका संबंध है आपका पंचायती राज से। और जो आपका अनुच्छेद 243 है इसका संबंध भी है आपका पंचायती राज से। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है आपका संसद द्वारा विधि बनाकर। यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा विधि बनाकर। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसका अगर क्षेत्राधिकार बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगी? संसद बढ़ाएगी, कानून बनाकर। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है वो होती है आपकी लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये पूछा गया सामूहिक रूप से, अगर पूछता आपसे व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्तिगत रूप से होती है ये राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से पूछा गया है तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा के प्रति। और जो लोकसभा का नेता होता है, कौन होता है लोकसभा का नेता? वो होता है आपका PM। और जो आपकी लोकसभा है यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, जो आपकी ये होती है आपकी संसद आती है आपकी 79 में। राज्यसभा आती है आपकी, राज्यसभा जो है आपकी ये आती है आपकी अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा आती है आपकी अनुच्छेद 81 में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। लोकसभा आती है आपकी अनुच्छेद 81 में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका प्रधानमंत्री जी हैं वो आते हैं आपकी 75 में। और जो आपकी राष्ट्रपति जी हैं उनका जो पद है वो आता है अनुच्छेद 52 में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और इसके अलावा राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग किस में आता है आपका? अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग के लिए आपका 2/3 बहुमत होना चाहिए। और महाभियोग किस आधार पर चलाया जाता है? तो महाभियोग का एक ही आधार है, वो है आपका संविधान का अतिक्रमण। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलने हैं। और जो आपकी मंत्रिपरिषद आती है ये भी आती है आपकी अनुच्छेद 75 फर्स्ट में। ये भी आपको ध्यान करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका? आत्मा। यहाँ पे जो आत्मा कहा गया है वो कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसने कहा था? ये कहा था BR अम्बेडकर जी ने। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ना होकर ऑप्शन रहता प्रस्तावना, तो आपका प्रस्तावना भी लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और कुंजी भी किसे कहा जाता है?
कुंजी भी आपकी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। और प्रस्तावना को संविधान का अंग कब माना गया? तो ये माना गया आपका केशवानंद भारती विवाद में। कब माना गया? केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद भारती विवाद कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को। इसी केशवानंद भारती विवाद में आपका इसे संविधान की आत्मा माना गया। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं। तो ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये लिए गए हैं आपके यूएसए से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। और मौलिक अधिकार किस में आते हैं? ये आते हैं आपके भाग 3 में। किस में आते हैं? भाग 3 में। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। और ये आते हैं आपके भाग 4 में। किस में आते हैं? भाग 4 में। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये कल्याणकारी राज्य के लिए लिए गए हैं आपके। इसके अलावा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह आता है आपका अनुच्छेद 32 में। और जो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, इसी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा 5 तरह की रिट्स जारी की जाती हैं। वो भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लोकसभा जो अध्यक्ष है, वर्तमान में जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है आपके ओम बिरला, जो कि राजस्थान से सांसद है। लोकसभा अध्यक्ष का पद आता है अनुच्छेद 93 में, ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति आते हैं आपके अनुच्छेद 52 में। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। और जो वर्तमान में आपके गृह मंत्री हैं वो कौन है? आपके अमित शाह जी। इसके अलावा अमित शाह जी गृह मंत्री के अलावा सहकारी मंत्री भी हैं भारत के। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो यहाँ दिया है नहीं करता है। ये चीज़ें आपको देख लेनी है एग्जाम में कि क्या पूछ रहा है। ये पूछा है नहीं करता है। तो जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति करता है ये आपका राज्यपाल। इसके अलावा जो आपका सदस्य होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, उनकी नियुक्ति भी आपका राज्यपाल ही करता है। नियुक्ति तो इनकी राज्यपाल ही करता है, लेकिन इनको हटाता कौन है? सदस्य जो राज्य लोक सेवा आयोग के हैं इनको हटाता है आपका राष्ट्रपति। इसके अलावा जो महान्यायवादी, इसके अलावा जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति ही करता है। नियुक्ति की बात की गई ना। और जो आपका महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति ही करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिखा होगा इसने महाधिवक्ता। इस ऑप्शन की जगह होना चाहिए था महाधिवक्ता, क्योंकि जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा। इसीलिए इसकी नियुक्ति तो कर सकता है। यहाँ महान्यायवादी की जगह आप महाधिवक्ता मान लेंगे, क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति आप अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल करता है। इसके अलावा जो आपका महान्यायवादी है, इस महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, ये आपको पता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो महान्यायवादी है कौन से अनुच्छेद में आता है? 76 में। तो आपका महान्यायवादी आता है आपका अनुच्छेद 76 में। और इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। तो यहाँ पे जो ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आपको ध्यान रखना है इन दोनों की नियुक्ति महान्यायवादी की भी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है? तो आपका जो भारतीय संविधान सभा है इसका गठन किया गया है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें क्या है आपका जो भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था वो किया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। इसके अलावा जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था याद रखेंगे? 1942 को। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया गया है इसके तहत संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी भारत में और प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका भारतीय संसद किससे बनती है? तो आप सभी को बताया कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी से मिलकर आपकी बनती है संसद, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है इसकी बैठक की अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष। किसके तहत? आर्टिकल 118(4) के तहत। 118(4) के तहत। इसके अलावा जो आपकी ये जो संयुक्त बैठक है ये बुलाई कैसे जाती है? तो बुलाई जाती है संयुक्त बैठक जो आपकी होती है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और 118(4) के तहत
जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला जी। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है कि जो आपकी संयुक्त बैठक है, ये जो राष्ट्रपति जी हैं ये इसको बुलाते हैं बैठक को, वो जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आपके अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। इसके अलावा जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल भी इतना ही होता है। जो भारत के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल भी इतना ही होता है। जो कैग होते हैं आपके, जो आपके वर्तमान में कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, जो कि आपके वर्तमान में हैं गिरीश मुर्मू, उनका कार्यकाल भी इतना ही होता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। तो जो आपकी जनहित याचिका है PIL, ये प्रस्तुत की जा सकती है आपकी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। वो प्रथम PIL 1979 में PN भगवती के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, PN भगवती। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति को तिब्बत के साथ व्यापार संबंध थे। तो ये थे आपके संबंध भोटिया जनजाति से। यानी कि जो आपकी 1962 का जब चीन युद्ध हुआ था तो ये भोटिया जो जनजाति थी ये व्यापार करती थी किसके साथ? चीन के साथ। लेकिन 26 अक्टूबर 1962 को चीन का भारत पर आक्रमण हुआ, उसके बाद से ये व्यापार बंद हो गया। और जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि गमज्ञा क्या है, तो ये जो गमज्ञा था ये आपका व्यापार पद्धति थी। क्या होता है गमज्ञा? व्यापार पद्धति। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट, और यहाँ पे आप याद रखेंगे जो आपकी ये राजी जनजाति है, ये राजी जनजाति उत्तराखंड की पिथौरागढ़ में पाई जाती है और ये विलुप्त प्राय जनजाति है। इसकी जनसंख्या उत्तराखंड में सबसे कम है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और ये राजी जनजाति स्थानांतरित खेती के लिए जानी जाती है आपकी। और कास्ट स्लिप में भी ये जनजाति राजी जनजाति आपकी निपुण है, और इन्हें राजी या वनरावत कहा जाता है क्योंकि ये जंगलों में निवास करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है गढ़ देश सेवा संघ का गठन किसने किया था। तो ये किया था आपका गढ़ देश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन जी ने कब किया था। आपको याद रखना है गढ़ देश सेवा संघ जी का सेवा का गठन कब हुआ था। गढ़ देश सेवा संघ का गठन कब हुआ था? 1938 में। किसने किया था? श्रीदेव सुमन जी ने। कहाँ किया था गढ़ देश सेवा संघ का गठन? दिल्ली में। अब इस गढ़ देश सेवा संघ को क्या बोला जाता है? हिमालय सेवा संघ। क्या बोला जाता है? हिमालय सेवा संघ। ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है। इसके अलावा जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं इनका जन्म हुआ था 1880 में कनखल में, बट इनका जो मूल स्थान रहा है वो रहा है अल्मोड़ा। और जो अल्मोड़ा अखबार है, बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे? तो बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे 1913 में। और कब तक रहे? 1918 में। मार्च 1918 में आपका अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया, तो 15 अक्टूबर 1918 को इन्होंने वहां से अल्मोड़ा से शक्ति समाचार पत्र निकाला। किसने? बद्रीदत्त पांडे जी ने। बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है आपका कुरुमांचल केसरी के नाम से आपके बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके DD पंत। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और ये उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1979 में मसूरी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1979 में मसूरी में स्थापना हुई थी इसकी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके DD पंत जी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के जो गांधी हैं इन्हें जाना जाता है आपका इंदिरामणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा जो आपकी गोरा देवी जी हैं इनका जन्म हुआ था 1925 में लाता गांव चमोली में। और जो आपका चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी इन्होंने। कब से हुआ था चिपको आंदोलन की शुरुआत? 26 मार्च 1974 से चमोली के रैनी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और गोरा देवी जी को 1986 में दिया गया पर्यावरण मित्र पुरस्कार। कब दिया गया? 1986 में पर्यावरण मित्र पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं इन्होंने नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ। और जो चिपको आंदोलन है उसका संबंध भी रहा है आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी से। और टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1978 में। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा जो आपके माधो सिंह भंडारी हैं, ये जो आपके महिपति शाह थे
तो महिपति शाह के सेनापति थे आपके माधो सिंह भंडारी, और माधो सिंह भंडारी को जाना जाता है गर्व भंजक के नाम से, और जो महिपति शाह हैं उन्हें जाना जाता है आपका गर्व भंजन के नाम से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि माधो सिंह भंडारी को जाना जाता है आपका गर्व भंजक के नाम से। ये फैक्ट्स आपको याद करते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। तो जो आपके जो पंचायत के चुनाव होते हैं ये 21 वर्ष अगर उसने पूर्ण कर ली है तो लड़ सकता है। कितनी? 21 वर्ष। जो आपके गांव में प्रधान के चुनाव होते हैं उनके लिए जो आपके पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 वर्ष। कितना होता है इसका कार्यकाल? 5 वर्ष का। और ये जो कार्यकाल की बात की गई है ये किस अनुच्छेद में आता है? तो ये की गई है आपकी 243 अनुच्छेद में इसकी बात की गई है आपकी कि इसका जो कार्यकाल है वो कितना होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वो पंचायत के जो चुनाव होते हैं 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है पंचायत, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका 93वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, 93वां संविधान संशोधन। 93वां संविधान संशोधन ये है आपका इसका आंसर। इसके अलावा आप याद रखें जो 73वां संविधान संशोधन है इसका संबंध 73 और 93 आप दोनों अलग अलग रखेंगे। जो आपका 73वां संविधान संशोधन ये तो है आपका पंचायती राज से, किससे है? पंचायती राज। ये भी आप ध्यान रखेंगे इसमें। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, राज्य को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो जो राज्यपाल है उसे, देखो आपके यहाँ पे क्या याद रखना है, जो राज्यपाल है इसका पद आता है आपका अनुच्छेद 153 में। पद नियुक्ति की जाती है आपकी 155 के तहत। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो तो करते हैं राष्ट्रपति, बट यहाँ पूछा गया है शपथ, इसलिए आपको जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन को देख लेना है क्या पूछ रहा है, वरना देखते लगा देंगे राष्ट्रपति, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पूछा गया है आपको शपथ, तो शपथ दिलाते हैं आपके ये आपका जो उच्च न्यायालय है, जो संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय होगा उसके मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जबकि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं आपकी नियुक्ति? तो नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। यह है आपका क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो जो ये लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी सर्वप्रथम ये की थी आपकी महाराष्ट्र ने। किसने की थी? महाराष्ट्र ने। इसके अलावा जो सर्वप्रथम ई लोक अदालत, जो आपकी सर्वप्रथम जो लोक अदालत की गई थी वो की गई थी गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई थी गुजरात में। इसके अलावा जो आपकी ई लोक अदालत है, अगर पूछा जाता है आपसे ई लोक अदालत, तो ई लोक अदालत की वर्तमान में ई लोक अदालत की स्थापना अभी की गई है छत्तीसगढ़ में। ये भी आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन को बनाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था आपका ऑप्शन बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने। इसके अलावा आपको यहाँ से क्या याद रखना है, जो अशोक मेहता समिति है इसकी गठन हुआ था 1977 में, और ये पंचायती राज से संबंधित है, और इसने 2 स्तर पर पंचायती राज को बनाने की घोषणा की थी। एक तो आपकी पंचायत स्तर पर, एक तो इसने की थी आपकी ब्लॉक स्तर पर पंचायत। एक तो इन्होंने 2 समिति बनाने की घोषणा की थी, एक तो पंचायत समिति, दूसरी जिला समिति। इसके अलावा जो आपके बलवंत राय जी हैं, बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1957 में। इस बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को 3 भागों में बांटा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला समिति। इन्होंने आपको 3 उसमें बांटा था इसको, ये आप फैक्ट्स याद करते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, निम्न में से कौन सी एक समिति भारतीय पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति। जो ये आपकी दिनेश गोस्वामी समिति है इसका संबंध है आपका चुनाव से। किससे? चुनाव से, इलेक्शन, चुनाव से संबंधित है आपका दिनेश गोस्वामी समिति। इसके अलावा अशोक मेहता समिति पंचायती राज से है, सादिक अली समिति भी पंचायती राज से है, एम सिंघवी समिति 1986 में आई थी, ये भी पंचायती राज से समिति है, और इस एम सिंघवी समिति ने ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ये भी आपको फैक्ट याद करते हुए चलना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपके, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ये की गई है आपकी ऑप्शन बी 15(4) में।
जो आपका अनुच्छेद 15 है, 15(5) है, इसमें आपका जो शिक्षण संस्थान है उनमें ओबीसी, एससी और एसटी को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। आपको पता ही है जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो एससी को मिलता है 19%, एसटी को मिलता है 4% शिक्षण संस्थानों में, ओबीसी को मिलता है 14%। तो वो जो आरक्षण दिया गया है वो, ये तो उत्तराखंड की बात हो रही है, ये इस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, आपका अनुच्छेद 15(4) के तहत। ये आपको ध्यान करते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 से। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो आपका 86वां संविधान संशोधन है ये हुआ था आपका 2002 में। कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और अनुच्छेद ये आपका 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 में हुआ, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। और इसके तहत जो आपका अनुच्छेद 21 फर्स्ट है, इसके तहत जो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। ये इस अनुच्छेद में किया गया था। ये आप फैक्ट्स याद रखें। और जो आपका 11वां, ये जो अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, यही आपका 11वां मूल कर्तव्य है। कौन सा मूल कर्तव्य है? 11वां मूल कर्तव्य। जो मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे जो कि आपकी सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, वो जो 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो कि संबंधित है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन दिलाने से। और ये आता है आपका अनुच्छेद 21 फर्स्ट में। अनुच्छेद 21 में आता है आपका प्राण एवं जैविक स्वतंत्रता। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो याद रखेंगे, ये याद रखेंगे आपका, ये पूछा है इन्होंने RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अगर आपसे पूछता RTI, तो RTI आया था आपका, RTI जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इस पर जो राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 15 जून 2005 को। और ये जो लागू हुआ, ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 से। RTI कब से चला? 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में लागू हुआ RTI एक्ट। ये फैक्ट्स आप ध्यान करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका रूपकुंड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये आपका रूपकुंड है, इसको जाना जाता है आपका रहस्यमय ताल। और ये रूपकुंड कहाँ स्थित है? आपका चमोली में। और यहाँ से कंकाल भी मिले हैं रूपकुंड से। इसके अलावा जो उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल है वो है आपकी नौकुचिया ताल, नैनीताल में। ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी उत्तराखंड में सबसे अधिक ताल हैं वो स्थित है आपके नैनीताल में। नैनीताल को सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने फसल है गेहूँ। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, जो आपकी गेहूँ है उत्तराखंड में ये बोई जाती है 33% पर, चावल बोई जाती है 21% पर। इसके अलावा तीसरी है गन्ना। गन्ना बोया जाता है आपका 6% पर। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भारत की उत्तराखंड की मुख्य फसल, ये पूछा था उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की तो है गेहूँ। अगर आपसे पूछ ले भारत की क्या है मुख्य फसल, सबसे ज़्यादा जो भारत में बोई जाती है वो बोई जाती है चावल। भारत की मुख्य फसल क्या है? आपकी चावल। और जो आपकी, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, चावल का जो उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है आपका उधम सिंह नगर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर है। तो यह है आपकी 79.63, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी साक्षरता या तो 79.63 ऑप्शन में होगा, या तो आपका 78.82 ऑप्शन में हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पुरुष साक्षरता है आपकी 87, महिला साक्षरता है आपकी 70.70। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये महिला साक्षरता है फीमेल, और ये आपकी मेल साक्षरता है। ये उत्तराखंड की टोटल साक्षरता है आपकी 78.82। ये भी आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की सबसे ऊंची हिमांकित पर्वत चोटी है? तो आप सभी को बताया कि जो आपकी नंदा देवी है, ये नंदा देवी पश्चिमी, ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी? 7,817 मीटर। कहाँ स्थित है आपकी? ये चमोली में। और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये कौन सी? नंदा देवी, भारत की दूसरी। क्योंकि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी K2 या फिर गार्डविन आस्टीन, जो कि आपकी 8,611 मीटर ऊंची है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है।
इसके अलावा जो आपकी उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कामेट। कामेट कितनी, पहली तो होगी आपकी नंदा देवी, दूसरी होगी आपकी कामेट। कितनी है कामेट? 7,756 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलें। इसके अलावा कामेट पर्वत भी कहाँ पर स्थित है? आपका चमोली में। इसी कामेट पर्वत पर चढ़ते वक्त फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी 1931 में। ये भी ध्यान रखना है। और जो आपका त्रिशूल पर्वत है ये भी आपका चमोली में स्थित है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई आपकी 7,120 मीटर। ये भी आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो जो आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना ये बनाई गई है आपकी अलकनंदा व भागीरथी की, ये भागीरथी व बिलंगना नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और जो ये टिहरी जल विद्युत परियोजना है इसे हम फैक्ट याद कर लेंगे। 1972 में इसे योजना आयोग ने मंजूरी दी, या फिर 1972 में इसका शिलान्यास हुआ, यही आप याद रखेंगे। 1978 में इस पर काम शुरू किया। 1978 में काम शुरू किया किसने? उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने। और 12 जुलाई 1988 को टीएचडीसी की स्थापना हुई। टीएचडीसी आपका टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका मुख्यालय स्थित है आपका ऋषिकेश में। इसके अलावा जो आपका टीएचडीसी को जो काम सौंपा गया उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से लेकर, वो सौंपा गया आपका 1989 में। ये आप फैक्ट्स यहाँ से याद करते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो टिहरी बांध की ऊंचाई है यह है आपकी 260.5 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और जो भाखड़ा नाक्कल बांध है आपका पंजाब में, उसकी ऊंचाई आपकी 226 मीटर। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक विश्व का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? तो यहाँ पे आपका दक्षिण अफ्रीका। आपको बताया था कि जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी आपकी, ब्रिक जो है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2006 में। इसकी पहली बैठक हुई 2009 में। और 2010 में इसमें शामिल हुआ कौन? ये जो दक्षिण अफ्रीका है। तो सबसे अंत में कौन शामिल हुआ? दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की अभी अगस्त 2021 में ब्रिक्स की 13वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। यह भी आपको फैक्ट याद करते हुए चलना है। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, चीन में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो आपको बताइए आईएमएफ और आईबीआरडी, इनकी स्थापना हुई थी। यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। आपको पता ही है कि जो आईबीआरडी है इसी को बोलते हैं विश्व बैंक। अभी पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 हुआ था उसमें इन सब की स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो आपका इन दोनों का मुख्यालय स्थित है, आईएमएफ का भी और आईबीआरडी का भी, दोनों का ही स्थित है वाशिंगटन डीसी में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इस टाइम संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो 51 देशों ने इस पर यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो कितने सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? 51। और जो यूएनओ है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका न्यूयॉर्क में। और जो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे वो थे आपके नॉर्वे के त्रिगवेली। और जो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं वो हैं आपके एंटोनियो गुटरोस्ट, जो कि पुर्तगाल से स्थित है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है यहाँ से वो रखना है कि जो यूएनओ है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 193 इसमें सदस्य हैं और 193वां सदस्य है इसका दक्षिणी सूडान। ये भी ध्यान रखना है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य हैं। कितने? 164 सदस्य हैं। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपका जेनेवा में। जो आपका आईएमएफ है इसमें सदस्य हो गए हैं 190वां सदस्य बनाया इसका नवीनतम अंडोरा इसका 190वां सदस्य बनाया है। इसके अलावा जो आईबीआरडी है इसमें भी आपके 189 सदस्य हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका, इसके अलावा जो आपका डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ इसमें 194 सदस्य हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो जो आपकी मानव विकास रिपोर्ट है यह प्रकाशित की जाती है आपकी यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, मानव विकास रिपोर्ट। और ये शुरुआत हुई थी 1990 में महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जो मानव विकास रिपोर्ट है इसमें जो भारत का स्थान है अभी वर्तमान में यह है 131वां।
और नॉर्वे इसमें टॉप पर है। और जो मानव विकास रिपोर्ट है इसके 3 आधार होते हैं, कौन कौन से? साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ये भी आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो यह आपकी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसका मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन डीसी में है, ये प्रदान करती है आपकी विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु ऋण देती है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है इसे आपका उदार ऋण की खिड़की कहा गया है। इसीलिए क्या कहा गया है? उदार ऋण की खिड़की, क्योंकि ये आपका निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण देती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, जब विनिमय दर $1.60 से परिवर्तित होकर $1.58 हो जाती है तो इसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है आपका जो रुपए का मूल्य रुपए है वो तो अधिमूल्यित हो गया है और जो डॉलर का मूल्य घट गया है। ये आपको दिख ही रहा है इसमें कि जो आपका डॉलर का मूल्य है, जो आपका डॉलर का जो आपका मूल्य है वो आपका $60 से घटकर कितना हो गया है? तो ये हो गया $58। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका, डॉलर का मूल्य घट गया है सेकंड और रुपए अधिमूल्यित हो गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये होती है आपकी ज्यामितीय क्रम में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, फिलिप्स वर्क किन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो ये जो फिलिप्स वर्क है ये करता है आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य आपका फिलिप्स वर्क काम करता है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह आता है आपका, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन ए हार्ट्रे ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं आपके ऑप्शन ए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 व 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोष के नीति के उपाय का उपयोग किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन ए प्रोफेसर किन्स ने। यहाँ से आप याद रखेंगे जो आर्थिक मंदी आई थी ये कब आई थी? 1929-30 में। और जो आपका यहाँ पे ये जो राजकोष की नीति है ये आती है आपकी सरकार की, केंद्र सरकार की। इसके तहत आपकी जो केंद्र सरकार है वो क्या लगाती है? टैक्स। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, भारत में वित्तीय सुधारों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे? तो ये थे आपके ऑप्शन बी रघुराम राजन जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या है। तो आपको पता ही है ये 1940 दिया गया है बट ये संशोधित कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो है ये आपकी 943 कितनी है? 943। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका? सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है आपका केरल और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है आपका हरियाणा। और उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा। उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है आपका हरिद्वार। ये फैक्ट्स आपको याद रखते हुए चलने हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1 अप्रैल 1951 से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो आपका नियोजित विकास मॉडल है इसका मतलब होता है आपका पंचवर्षीय योजना। क्या होता है इसका मतलब? पंचवर्षीय योजना। वो पंचवर्षीय योजना जो होती है ये आपकी रूस से ली गई थी। कब से? रूस से। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम आए थे आपके 1952 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम आए थे आपके 1952 में। ये फैक्ट्स आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो आपके राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास समिति के आपके, और एक होता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। जो आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को के संथानम समिति की सिफारिश पर। और के संथानम समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके अध्यक्ष भी आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है आपका केरल राज्य। कौन सा राज्य?
केरल राज्य, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो विश्व में जो रबर की खेती होती है सबसे अधिक, वो होती है आपकी थाईलैंड में। ये भी आपको ध्यान करते हुए चलना है। ये आपके 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।